अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड में देखा था कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो क्या है, उसमें हमारे पास उनका स्ट्रक्चर क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग किस तरीके से हुई हुई है, और जो हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग हुई हुई होती है वो किस तरीके से हुई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन बनती है जो कि पॉलीमर्स होते हैं। वो पॉलीमर्स कहलाते हैं हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें हमारे पास आ जाता है डीएनए और आरएनए। डीएनए हमारे पास क्या होता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है और उसके अंदर स्टोर होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास उसमें स्टोर होती है और उसका काम होता है डीएनए का कि उस इन्फॉर्मेशन को पास करवाए पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे में। इसी तरीके से हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है ऑफ स्प्रिंग की। अब डायरेक्ट हमारे पास डीएनए कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना देता उस इंफॉर्मेशन से, हमारे पास बनती हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स, और वही हमारे पास फिर फर्दर जो है वो चीज़ें डेवलप करवा रही होती है। तो डीएनए हमारे पास परफॉर्म करता है जेनेटिक फंक्शन और हमारे पास ट्रांसमिशन करवाता है हेरिडिटी की। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमारे पास जो जेम्स वाटसन और हमारे पास फ्रेडरिक क्रिक थे, उन्होंने 1953 में जो है ना एक मॉडल बनाया था और उसमें हमारे पास क्या पता चला कि डीएनए जो है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, हमारे पास देखो जैसे ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये आपस में जो है वो पूरी ट्विस्टिंग हुई हुई होगी। इटसेल्फ हमारे पास ये स्ट्रैंड जो होती है एक इंडिविजुअल, जैसे ये रेड है, ये भी हमारे पास हेलिकल फॉर्म में होती है यानी ट्विस्टिंग वाली होती है, और दोनों हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में जो है वो ट्विस्ट हो रहा होता है। और ये हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनती है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास किससे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से, पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेसिस से। यहाँ पर हमारे पास पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो सेम होगा, बट हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस में, जिसकी वजह से हमारे पास 4 टाइप्स हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स की जो इसमें प्रेजेंट होती है। और वो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पास थायमीन, गोनीन, एडेनिन, साइटोसिन। अब दूसरी हमारे पास यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ना, ये दोनों जो हेलिक्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे यानी अपोजिट होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक रेड स्ट्रैंड है तो ये ब्लू स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, या हम लोगों के पास ये ब्लू स्ट्रैंड है तो रेड इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा ये कि हमारे पास ईच हेलिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास ये सीढ़ी की तरह होता है, इसमें होता है अपराइट स्ट्रैंड और रंग्स। अपराइट स्ट्रैंड हम लोग कैसे बोल रहे हैं, जैसे सीढ़ी में 2 सहारे होते हैं जिनको पकड़ के हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर इन 2 स्ट्रैंड्स को बोल रहे हैं, रेड और ब्लू। और ये स्ट्रैंड्स हमारे पास किससे मिलके बनते हैं, फॉस्फेट से और हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर से। देखो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तो होता है और पेंटोज शुगर भी होती है, बट इसमें पेंटोज शुगर हमारे पास कौन सी है, राइबोज वाली है। राइबोज का हमारे पास फॉर्मूला था C5H10O5। बट हमारे पास डीएनए में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारे पास होता है C5H10O4, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये अपराइट स्ट्रैंड बनता है। और रंग्स यानी हमारे पास जो बीच में ये स्टेप्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास स्टेयर्स के, इसी तरीके से हमारे पास ये बीच में मौजूद होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब जैसे ये हमारे पास ब्लू वाला स्ट्रैंड है तो इसका जो है ना यहाँ तक का जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले वो है हमारे पास इस रेड स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये आपस में नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो पेयर अप कर रहे होते हैं। अब पेयरिंग किस तरीके से हुई हुई होती है, अगर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन तो इधर हमारे पास इसके साथ थायमीन ही लगेगा, इधर है हमारे पास गोनीन तो इधर साइटोसिन ही लगेगा, इधर है अगर साइटोसिन तो इधर गोनीन ही लगेगा। तो हमारे पास एडेनिन सिर्फ थायमीन के साथ पेयर बना सकता है और साइटोसिन गोनीन के साथ, या फिर गोनीन साइटोसिन के साथ, या थायमीन जो है वो हमारे पास एडेनिन के साथ पेयर बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हो सकती, यानी एडेनिन साइटोसिन के साथ कभी भी पेयर नहीं बना सकता, एडेनिन थायमीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, गोनीन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गोनीन के साथ। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास आगे आ जाता है फर्दर हमारे पास कि बोथ डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखो 2 स्ट्रैंड्स आपस में जो है वो ट्विस्ट हुए हुए हैं ना, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं।
और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं ना तो हमारे पास होती है जिपिंग, यानी हमारे पास वो इसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में एक डीएनए होता है। बट अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो हमारे पास होगी अनजिपिंग। अनजिपिंग में हमारे पास क्या होगा, जिस भी जगह पर हमारे पास अनजिपिंग होगी, फॉर एग्जांपल इधर, तो ये जगह हमारे पास थोड़ी खुल जाएगी। जैसे हमारी जैकेट होती है तो हमने जिपिंग की तो वो बंद हो जाती है और अनजिप किया तो हमारे पास वो खुल जाती है। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड जो होगा वो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में फॉस्फोडाइईस्टर्स के बारे में बताया था। ये हमारे पास एक डीएनए का समझो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने थोड़ा खोल दिया। जो ट्विस्टिंग हुई थी ना उसको हम लोगों ने थोड़ा खोल कर दिखाया कि किस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग हुई हुई होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैं पेन यूज़ नहीं कर सकती, आप लोग देख लो कि ये जैसे एक नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारे पास मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बॉन्डिंग समझाई थी कि फॉस्फेट जो है वो अपने पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, जबकि हमारे पास उसके साथ वाला जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो हमारे पास दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 3रे कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनाता है। तो एक तो ये अपने पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा 5वें कार्बन पे, और दूसरा ये हमारे पास दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक हमारे पास इसका फॉस्फेट अपने पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं 5वें कार्बन पे, दूसरा ये हमारे पास दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं 3रे कार्बन पे। ये वो चीज़ हो गई जो मैंने आप लोगों को समझा दी थी। अब हमारे पास एंडिंग्स पे क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अब हमारे पास इसमें पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ तो अपना फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, बट हमारे पास इसके 3रे कार्बन के साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता, क्योंकि नीचे हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट नहीं है कि जिसका हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आकर इसके साथ अटैच हो जाए 3रे कार्बन पे। तो यहाँ पर हमारे पास 3रे कार्बन पे OH ग्रुप अटैच हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजनस ग्रुप हो गया, ये इसका पेंटोज शुगर हो गया और ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो इधर जो है ये फॉस्फेट ग्रुप अपने न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ तो अटैच है, पर यहाँ पर हमारे पास फर्दर नीचे कोई भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है कि जिसके वो पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन के साथ अटैच हो सके। तो ये हमारे पास 5वें कार्बन पे अपने पेंटोज शुगर के साथ अटैच है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। तो इस तरीके की एंडिंग्स हुई हुई होती हैं। अब हमारे पास होता क्या है, जहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम एंड होगा ना, एरो वहीं पर इंडिकेट कर रहा होगा। अब हमारे पास एक स्ट्रैंड, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रैंड हो गई फॉस्फेट और पेंटोज शुगर की, तो इधर हमारे पास जो एरो है वो नीचे की तरफ शो कर रहा है, क्योंकि 3 प्राइम हमारे पास नीचे की तरफ है, जबकि हमारे पास इधर जो है वो एरो अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, क्योंकि 3 प्राइम एंड जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ है। तो ये स्ट्रैंड्स आपस में जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो दोनों हेलिक्स हैं उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम का। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये दोनों स्ट्रैंड्स का आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 नैनोमीटर यानी 20 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी हमारे पास यहाँ पर बात की गई थी कि हमारे पास ईच टर्न, जैसे ये एक टर्न है हमारे पास, तो इस एक टर्न में हमारे पास पूरे 10 बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 दिखाए हैं, बट हमारे पास इसमें 10 होते हैं। आगे चलते हैं ना। व्हाट आर जीन? हमें पता है कि डीएनए तो हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल था जो हमारे पेरेंट्स से मिला था, और उसका काम होता था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास डीएनए में मौजूद है वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाए। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होती है? वो मौजूद होती है हमारे पास जीन्स की फॉर्म में। तो जीन जो है वो हमारे पास डीएनए का सेगमेंट होता है जिसमें हमारे पास कोड्स मौजूद होते हैं, और उसी कोड्स की वजह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एंजाइम्स हो गए जैसे, वो भी हमारे पास प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो गए वगैरह। जैसे हमारे पास जीन के बारे में बताया कि वो हमारे पास ट्रेट को डिटरमाइन करती है कि हमारे पास जो बेबी है जिसकी बर्थ होनी है उसका हमारे पास आई कलर, हेयर कलर क्या होगा, और वो किस तरीके से वो डिटरमाइन कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम, और वही स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक हेयर कलर और आई कलर देंगी।
अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास जो डीएनए के पास है वो फ्लो कैसे हो रही होती है, यानी वो हमारे पास आगे जो है वो किस तरीके से जा रही होती है। देखो हमारे पास होता क्या है, जैसे हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ये हमारे पास है सेल का साइटोप्लाज्म और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। डीएनए होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, और हमारे पास जो प्रोटीन बन रहा होता है वो हमारे पास सेल में एक ऑर्गेनील होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कुछ इस तरीके का। जो न्यूक्लियस के करीब वाला हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, वो होता है थोड़ा रफ, यानी डॉट डॉट उसमें मौजूद होंगे। और वो डॉट डॉट क्या होते हैं, बेसिकली वो राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। अब जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है वो है साइटोप्लाज्म में, और हमारे पास हमारा डीएनए जो होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए भाई वो हमारे पास एक राजा है, सोचो जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो खुद जाकर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों करवाएगा, वो क्यों निकले न्यूक्लियस से। तो ये काम करवाने के लिए हमारे पास डीएनए जो है वो आरएनए की मदद लेता है। तो सबसे पहले होता है क्या, डीएनए जो होता है वो हमारे पास एमआरएनए बनाता है जो फर्दर हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो आरएनए हमारे पास होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है हमारे पास एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है हमारे पास आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। तो हमारे पास ये जो डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो किस तरीके से होती है, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। अब ये हमारे पास हो कैसे रही है उसको डायग्राम से समझेंगे। अब देखो हमारे पास हो क्या रहा होता है ट्रांसलेशन में। सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आके लगता है, ये जो गोल सा आप लोगों को पर्पल सा दिख रहा है ना, वो एक एंजाइम है। वो हमारे पास किसी भी जगह पर हमारे पास डीएनए पे आकर लग जाएगा। इस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। जब ये आके लगता है तो हमारे पास वो एरिया जो है डीएनए का उसमें अनजिपिंग हो जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया है अनजिपिंग के बारे में। अब हमारे पास जब अनजिपिंग हो जाती है उसके बाद ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उसमें से कोई एक स्ट्रैंड, जैसे ये मान लो ये वाला स्ट्रैंड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉपी होगा वो होगा नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमारे पास इस तरीके से कॉपी नहीं होगा कि यहाँ पर थायमीन है तो बिल्कुल सेम जो है वो यहाँ पर थायमीन आकर लगेगा और इस तरीके की कॉपी होगी, नहीं। यहाँ पे थायमीन है तो इसके साथ जो पेयर बना सकता है, जो उसका बेस पेयर बन सकता है वो है क्या, एडेनिन। हम लोगों ने पढ़ा था। साइटोसिन का कौन होता है, गोनिन। गोनिन का कौन होता है, साइटोसिन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पर आएगा एडेनिन, इधर थायमीन है तो इधर भी एडेनिन आएगा। यहाँ गोनिन है, साइटोसिन, गोनिन है, साइटोसिन। यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमीन नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर आरएनए बन रहा है और आरएनए में हमारे पास कभी भी जो है वो थायमीन नहीं लगता। हमारे पास थायमीन की जगह जो होता है वो होता है यूरेसिल, यानी यूरेसिल जो है वो एडेनिन के साथ जो है वो बेस पेयरिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास थायमीन है तो यहाँ पर एडेनिन तो लगेगा क्योंकि एडेनिन होता है आरएनए में, बट यहाँ पर हमारे पास डीएनए में अगर एडेनिन है तो यहाँ पर आकर थायमीन नहीं लगेगा क्योंकि ये आरएनए बन रहा है और उसमें होता है यूरेसिल। ये एक बेसिक डीएनए का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कॉपी होता जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो लगते जाएंगे और इस तरीके की लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो रही है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में पहला स्टेप में इनिशिएशन होती है, यानी ये बेस पेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉपी होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होती है इलॉन्गेशन, यानी बहुत लंबा हमारे पास एमआरएनए बन जाता है। उसके बाद होती है टर्मिनेशन, यानी ये एमआरएनए इस डीएनए से अलग हो जाएगा। अब हमारे पास एमआरएनए के पास आ गए कोड्स। ये कोड्स हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये स्पेसिफिक कोड बन गया, एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, जिसकी वजह से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आएगा और वो जुड़ के हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन बना देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, यानी एमआरएनए हमारे पास बन गया। अब ये हमारे पास जाएगा साइटोप्लाज्म में। देखा, डीएनए खुद नहीं गया, उसने कॉपी करवाया और एमआरएनए बना जो हमारे पास साइटोप्लाज्म के पास जाएगा। यहाँ तक हमारे पास हो गया ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होगा। ये होता है हमारे पास राइबोसोम। ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, पूरा इतना बड़ा सा, ये राइबोसोम है हमारे पास। ये होता है इसका स्मॉलर सब यूनिट, ये होता है हमारे पास लार्जर सब यूनिट, और यहीं पर हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। होता कैसे, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के बीच में आ जाता है हमारे पास एमआरएनए। जो एमआरएनए हमारे पास डीएनए से बना था वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब
mRNA के पास होते हैं कोडॉन्स, यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस थे ना हमारे पास, वो 3 के ग्रुप्स में हमारे पास अटैच होंगे। जैसे यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेस है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। इन 3 ग्रुप वाले बेसिस को हम लोग बोलते हैं कोडॉन्स। जैसे यहाँ पर हो सकता है एडेनिन एडेनिन साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन गोनिन, एडेनिन यूरेसिल गोनिन। जिस कोडॉन के पास हमारे पास एडेनिन यूरेसिल गोनिन होता है ना, यानी AUG, वहां से हमारे पास स्टार्ट होती है, इनिशिएशन होती है हमारे पास अमाइनो एसिड के बनने की। अब ये बनता कैसे, ये बात हो गई हमारे पास एक टाइप mRNA की जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है tRNA, जो कि हमारे पास फोल्डेड फॉर्म में होता है इस तरीके का। इसके नीचे हमारे पास लगे हुए होते हैं एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर कोडॉन्स हैं तो उसके साथ जो हमारे पास पेयर कर सकते हैं वो हमारे पास एंटीकोडॉन्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर होगा एडेनिन गोनिन गोनिन, तो हमारे पास इसके पास होगा यूरेसिल साइटोसिन साइटोसिन, इस तरीके के होते हैं हमारे पास। और जाहिर सी बात है जो हमारे पास कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो एंटी कोडॉन होगा वही वाला tRNA आकर उसके साथ लग जाएगा, उस कोडॉन के साथ। तो ये प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो प्लगिंग का होता है। अब ये हमारे पास लगने से पहले tRNA के पास, क्योंकि एंटी कोडॉन है, उसको पता है कौन से कोडॉन आकर इसके साथ लगेंगे, तो इसको पता होता है कि इसके पास कौन सा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होना चाहिए, तो वो अमाइनो एसिड एंजाइम की मदद से इसके ऊपर लग जाता है। और जब ये हमारे पास ट्रांसफर RNA यानी tRNA आकर एंटीकोडॉन के पास लगता है तो इसके पास ऑलरेडी अमाइनो एसिड मौजूद होता है। इस डायग्राम में समझने के लिए इतनी चीजें, बाकी मैं आपको दूसरे डायग्राम से ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि होता कैसे। उससे पहले ये देख लो, यहाँ पर जो है वो एंटीकोडॉन्स इस तरीके के लगे हुए होते हैं। चलो अब हम जो है वो आगे वाले उसमें चलते हैं। हमारे पास ये जो सीधा सीधा mRNA दिख रहा है ना, वो घूमता रहता है। और हमारे पास राइबोसोम है, उसके पास होते हैं 3 पार्ट्स, E, P और A। P जो होता है वहां पर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड इसी के अंदर जो राइबोसोम के अंदर होता है rRNA वो बनवा रहा होता है। E का मतलब हमारे पास एग्जिट वाला पार्ट, यानी tRNA का काम खत्म हो गया और अब हमारे पास यहाँ से tRNA जो है वो चला जाएगा। और A का मतलब होता है हमारे पास आई गेस अमाइनो एसिड पार्ट, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास tRNA आता है अपना अमाइनो एसिड देने के लिए। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर tRNA आया, ये जो है वो इससे पहले का आया हुआ था। ये जब हमारे पास यहाँ पर कोडॉन के साथ एंटीकोडॉन प्लगिंग करेगा तो इसका अमाइनो एसिड यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड लगे हुए थे ऑरेंज वाले में, ये यहाँ से हट जाएंगे और इसके अपने अमाइनो एसिड के समेत जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सारे आकर जो है वो इधर लग जाएंगे ब्लू वाले के पास, और यहाँ पर जो है वो सारे अमाइनो एसिड जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। फिर ये ऑरेंज वाला अमाइनो एसिड के पास कुछ भी नहीं होगा, जैसे हमारे पास ये रेड वाले के पास कुछ नहीं है, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा रेड वाले की तरफ, और रेड वाला जो है वो वापस चला जाएगा जिस तरीके से ये डार्क ब्लू वाला जा रहा है। तो जब हमारे पास ऑरेंज वाला जो है वो E की तरफ आएगा तो ये जो लाइट ब्लू वाला है वो P की तरफ आएगा, और जो ये पिंक वाला है जो हमारे पास नया अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा A की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो ये ऑरेंज वाला जो E की तरफ आ गया वो हमारे पास चला जाएगा जिस तरीके से ये जा रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये ऑरेंज वाला जो E की तरफ आ गया वो अपने जाने की तैयारी करेगा। ये जो हमारे पास लाइट ब्लू P की तरफ आ गया इसके पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, और पिंक वाला सेम वही काम करेगा जो यहाँ पर ब्लू वाला कर रहा है, यानी हमारे पास अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो चेन यहाँ पर ब्लू वाले के पास आई थी अब वो आ जाएगी पिंक वाले के पास। और इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, और अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बन जाती है, और अमाइनो एसिड के मिलने से हमारे पास बनता है प्रोटीन। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगा, और यहाँ पर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो भी स्पेसिफिक हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा एंटीकोडॉन था जिसकी वजह से सिर्फ वैलिन ही आ सकता है, और इधर फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कोई कोडॉन था जिसकी वजह से हमारे पास सेरीन ही आ सकता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हमारे पास अमाइनो एसिड आते जाएंगे, और फिर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी, और स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब हम लोग दोबारा अपने कंटेंट के पास चले जाते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली थी, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही है वो मैंने समझा दिया। आरएनए क्या होता है, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। देखो हमारे पास डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। दूसरा हम लोग ये डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि डीएनए की कोई भी टाइप नहीं होती है, और आरएनए की हमारे पास 3 टाइप होती है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बाकी हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया कि इसमें जो होती है वो राइबोज शुगर होती है, यानी C5H10O5। इसमें O4 नहीं होता, तो इसको हम लोग राइबोज शुगर ही बोलेंगे, इसलिए इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
और हमारे पास इसमें जो बेसेस इन्वॉल्व होती है वो एडेनिन, यूरेसिल होती है, थायमिन नहीं होती, और गोनिन और साइटोसिन होती है। तो ये हमारे पास चौथा डिफरेंस आ गया। आरएनए के हमारे पास 3 कौन कौन सी टाइप होती हैं वो हम लोगों ने देख लिया। मैसेंजर आरएनए होता है, हमें पता है उसके पास जो है वो कोडॉन होता है, इसका जो साइज है वो वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द जीन। एक कोडॉन, जैसे वो हमारे पास 3 का ग्रुप नहीं बन रहा था कोडॉन, वो हमारे पास एक अमीनो एसिड लाएगा। और सेल में हमारे पास कितना mRNA होता है, 3 to 4%। इसी तरीके से हमारे पास जो tRNA है वो हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट RNA, इसके पास जो होता है वो 70 to 19 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये जो होता है वो फोल्डेड होता है, इसके पास एंटी कोडॉन होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। टोटल हमारे पास 60 टाइप के tRNA होते हैं, जिसमें 45 जो होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। और ये हमारे पास सेलुलर RNA कितना मौजूद होता है, 10 to 20%। और जो सबसे ज्यादा होता है वो राइबोसोमल RNA होता है। देखो राइबोसोमल RNA जो होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है, क्योंकि राइबोसोम हमारे पास राइबोसोमल RNA और प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बन रहा होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इन राइबोसोम। और ये हमारे पास सबसे जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट में होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, अबाउट 80%, अप टू 80% टोटल RNA जो है वो सेल में होता है। और ये हमारे पास क्या काम करवा रहे होते हैं, अमाइनो एसिड की लिंकिंग करवा रहे होते हैं आपस में ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ये हमारे पास डायग्राम है, mRNA जो होता है वो स्ट्रैंड होता है, एक हमारे पास tRNA फोल्डेड होता है, और rRNA जो है वो राइबोसोम के अंदर होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।